चलिए तो आज की कहानी चालू की जाए, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से आगे क्या देखे थे पीछे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। और उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है वो है हमारा गॉसेस थ्योरम। लेकिन गॉसेस थ्योरम से पहले एक छोटा सा टॉपिक्स हम लोग को जानने की ज़रूरत है, वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, चार्ज तो समझ ही रहे, डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा, एक जैसा बंटवारा हो जाए चार्ज का तो इसको यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब सवाल उठता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। अब वो ऑब्जेक्ट 3 शेप में हो सकता है। अगर कोई लंबा वायर है तो एक कहानी, लंबा वायर है तो एक कहानी। कोई सीट है, प्लेन सीट है तो दूसरी कहानी। और कोई स्फीयर है ना, लाइन है, क्या है ये? सीट है। और कोई स्फीयर है या कोई कुछ और है, मतलब बल्क है, सॉलिड है। तो ऐसे में 3 तरह की बात हो सकती है ना, 3 तरह की बात हो सकती है, 3 तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। लेट सपोज Q चार्ज हैज़ बीन गिवन टू L, Q चार्ज हैज़ बीन गिवन टू L, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज टेकन एज टू बी, यूजुअल सिंबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैम्डा। ऐसा नहीं है कि अब लैम्डा ही लेंगे, कुछ और भी लिया जा सकता था, इट मस्ट बी टेकन अदरवाइज कुछ भी, बट यूजुअली लैम्डा तो सबको जानेंगे, है ना, कि ये अथर्व है। अब कोई और नाम भी इसका रखा जा सकता था, लेकिन कॉमनली जब बोल रहे हैं तो अथर्व से बोल, ठीक है। दैट विल बिकम Q by L, ओके। एंड what for the plane seat, if Q charge is provided to a surface area, Q charge has been provided to a surface area, then what is the charge density, that is areal charge density, surface charge density, ठीक है, surface charge density सिग्मा, सिग्मा, इसको सिग्मा से लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इट विल बी हाउ मच? इट विल बी Q डिवाइडेड ए, इसमें एरिया है तो एरिया से डिवाइड लग गया चार्ज को, उसमें लेंथ था तो लेंथ से डिवाइड लग गया। और ये वॉल्यूम है कंप्लीट, Q चार्ज टू V वॉल्यूम, Q चार्ज टू V वॉल्यूम। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या चार्ज डेंसिटी भी सिंपली कह सकते हैं, है ना, चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हैं, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या सिंपली भी हम लोग कह सकते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यूजुअली टेकन एज बाई सिंबल व्हाट? रो, रो सिंबल से हम लोग इसको लेंगे। और इट विल बी हाउ मच? Q by V, करेक्ट। तो ये छोटी सी बात हम लोग की जानकारी के लिए था, क्योंकि आगे हम लोग जब चलेंगे तो इसका क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ओके। इस्तेमाल, चलिए अब बात करें हम लोग बच्चों इसकी गॉस थ्योरम। बात करते हैं हम लोग गॉसेस थ्योरम, ठीक है। फिजिक्स में जो बड़े बड़े लॉ है ना, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सिंपल सोच से आया है, बहुत बड़ा सोच उसमें नहीं रहा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था कुछ उसमें, उसने देखा कि सेब नीचे गिर गया, आया वो बोला खींच रहा होगा इसलिए गिर गया, सिंपल, बहुत सिंपल सोच था। बस इतनी ही, इतने को समझने में सदियां गुजर गई,
इतने ही को समझने में सदियां गुजर गई। तब न्यूटन ने क्या किया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बतलाया कि अर्थ जो है सो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जितने भी बड़े लॉज हैं वो बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल सोच के साथ, ठीक है, ओके। तो जरा हम लोग देखें। अच्छा, फिजिक्स समझाया तो लेमैन को भी जा सकता है, जो बिल्कुल सड़क से पकड़ के आओ बैठ तुमको फिजिक्स समझाते हैं, तो समझा तो उसको भी लिया जाएगा। हाँ, उससे एग्जामिनेशन में लिखवाया नहीं जा सकता, उससे एप्लीकेशन उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन फिजिक्स उसको समझा तो दिया जा सकता है, इसमें कोई जो है नहीं। फिजिक्स वो भी समझ जाएगा, जो रास्ते चलते एक मजदूर है उसको भी समझा लिया जाएगा कि ये इसके पीछे का फिजिक्स है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जितने कारखाने में मजदूर काम करते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वगैरह में, या जो भी मिस्त्री वगैरह जो मोटरसाइकिल बाइक वगैरह बना रहा होता है, सब तो लेमैन है। कोई कौन पढ़ा लिखा BA में करके जाकर मिस्त्री वाला काम करता, कोई नहीं है। तो वो कैसे कहता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है, यहाँ पे ये गड़बड़ी है, यहाँ पे ये गड़बड़ी है, सब पकड़ लेता है। क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए कोई आपको आप लिटरेट है जरूरी, वो समझ सकते हैं। हाँ, अब समझने के बाद जब उसको लिटरेचर के साथ आप उसको कोलैबोरेट करके जब आप उसको पढ़ते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं, पूरा परफेक्ट, है ना। आप उसका अप्लाई कर सकते हैं, आप उसका कुछ नया यूज़ कर सकते हैं, उसका नया इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना, न्यू एप्लीकेशन उसमें डाल सकते हैं। तो ये फ़र्क है कि आप फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और फिज़िक्स किसी को समझा रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों मार दिया। लेट्स सपोज देर इज़ ए लाइट सोर्स, एक बल्ब है मान लीजिए। अच्छा, बल्बे बना लेते हैं, है ना, इसके फिलामेंट होता है, ठीक, ओके। इसको कवर कर देते हैं एक सरफेस से, कोई इमेजिनरी सरफेस से क्या कर देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ टोटल लाइट जो इससे पास होगा, सोचिए कुछ होगा, है ना, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट क्या हुआ है, इस सरफेस से पास आउट हुआ है ना। लिखना यूट्यूब चलाती है, तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप हम चैनल का लिंक दे देंगे, उसको ले लीजिएगा, बेड में बैठ के सब लिख डालिएगा, ठीक है। हम यहाँ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, ओके। चलिए, तो इससे मान लीजिए जितना लाइट निकल रहा होगा, अमाउंट ऑफ लाइट, क्या उम्मीद करते हैं जो अगला सरफेस है S1 ये है, S2 ये है, इससे कितना अमाउंट निकल रहा होगा, इससे कम कि इससे ज़्यादा हैं? इससे जितनी लाइट बाहर आ रही है, लाइट एनर्जी कह लें, तो इसमें उससे ज़्यादा आ जाएगा या कम होगा, या बराबर होगा। अरे भैया, जो अंदर से आ रहा है वही तो बाहर जा रहा है, जो यहाँ से निकल रहा है टोटल, जो S1 से निकल रहा है वही तो S2 से बाहर जा रहा है। तो जितना S1 से निकलेगा उतना ही क्या होगा, S2 से जाएगा। चलिए अब हटा दीजिए, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, है ना, जो आज के न्यू कमर है, आप और आप, है ना। हमारे 3 क्लास के वीडियो पड़े हुए होंगे, थोड़ा होगा यूट्यूब में, उसको देख लीजिएगा, है ना। यहाँ अगर चार्ज होगा तो चार्ज से क्या निकलता है, पॉजिटिव चार्ज हो, क्या निकलता है, व्हाट इमर्ज आउट फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट हो रहा है तो क्या उम्मीद है, S1 से जितना चार्ज निकले, फील्ड लाइंस निकलेगा, S2 से भी उतना ही निकलना चाहिए, तो S3 से भी उतना ही निकलना चाहिए, S4 से भी उतना ही, यानी कि कोई भी सरफेस क्लोज कर दिया जाए तो उससे निकलने वाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, सेम होंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इमर्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहते हैं क्या है, फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाए हुए है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से निकलेगा उतना ही S2 से, उतना ही किसी S3 से, या कोई भी सरफेस रेगुलर या इरेगुलर कुछ भी हम क्या करें, इसको कवर अप कर दे तो निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। यही है गॉसेस थ्योरम, यही है गॉसेस थ्योरम, गॉट इट।
है ना। यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है ना। तो अब हम लोग जरा इसको लिखें, आप नहीं मैं लिखें। तो गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, द टोटल फ्लक्स passing out from a closed surface area passing out closed surface area is directly proportional, is 1 upon epsilon naught times of charge q enclosed inside it। क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है तो वो कोई सरफेस से क्या है, इनक्लोज्ड अगर है, सरफेस से इनक्लोज्ड है, तो ये कह रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड इट। हमने अभी क्या बताया कि निकलने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स, इसके कहने का मतलब है कि फाई जो निकलेगा, जो कोई भी ये ले या कोई और ले ले, ये भी ले ले तो भी है ना, कोई भी ये ले ले, ठीक है। तो फाई मस्ट बी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द क्यू। ऐसा क्यों? पहले तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो भी होगा वो फिक्स वैल्यू होगा, निकलने वाला फ्लक्स जो होगा किसी भी सरफेस से फिक्स वैल्यू होगा। वही बात बोल रहे हैं, ये कह रहा है जो हम बोल रहे थे, है ना, फिक्स वैल्यू में फ्लक्स पास आउट होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू, इसका रीजन, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे क्या हम लोग देख पा रहे हैं। इसके पीछे देखिए दो ही बातें हैं ना यहाँ पर। एक चार्ज है किसी मीडियम में रखा हुआ, देयर इज ए चार्ज केप्ट इनसाइड द मीडियम। तो चार्ज के लिए चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, क्यू हो गया। और मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, करेक्ट, एप्सिलॉन होती है। तो दो ही बातें, इसके अलावा कोई तीसरी बात है ही नहीं, कोई तीसरा फैक्टर है ही नहीं। तो सिंपल गॉस ने क्या कर दिया, वक्त कह दिया कि जो टोटल फ्लक्स पास आउट होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू होगा, यानी ये क्यू अपॉन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ओके, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। चलिए एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ, इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा। इसको हटा दीजिए फिलहाल के लिए। ओके, एक छोटा सा सरफेस लीजिए, इसके ऊपर पूरा जो क्लोज सरफेस है ना, और यहाँ से इसको कवर अप कर रहे हैं। ये रेडियस आर है इसका, ठीक है, स्फीयर का रेडियस आर है। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। होगा कि नहीं होगा, क्या समझाए थे, क्या समझाए थे हम, कि कोई भी आइसोलेटेड चार्ज होता है तो रेडियली आउटवर्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। तो यही होगा इलेक्ट्रिक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ऐसा मैंने बतलाया था, है ना, ऐसा मैंने बतलाया था। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और मैंने ये एक चीज़ और बतलाया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, किसी भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी मैंने बतलाया। ठीक है, तो यहाँ एरिया, इस एलिमेंट्री एरिया ले रहे हैं, तो ये ds वेक्टर यहाँ है ना, ds वेक्टर यहाँ, उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इफ ds एलिमेंट्री एरिया इज टेकन, एलिमेंट्री
एरिया इज टेकन। तो d5 माने जो थोड़ा सा फ्लक्स इससे पास होगा, क्या लेते हैं फ्लक्स के लिए? डॉट प्रोडक्ट। मैं उसमें फ्लक्स वाले में बताया था ई डॉट ए, ई डॉट ए। जिस दिन मैं फ्लक्स पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि ये लेते हैं ई डॉट ए। तो यह क्या होगा? ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0। तो थीटा अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? बोलो कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू 1। तो कितना आएगा ये? ई डी एस। तो जो एक पोर्शन से फ्लक्स पास आउट होगा d5, वो कितना हो जाएगा? ई डी एस। ओके, तो टोटल फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन ऑफ d5, दैट इज क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, दैट इज क्या? ई बीइंग कांस्टेंट, क्योंकि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? कांस्टेंट, डिस्टेंस सेम है, तो ऐसे में ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट इज एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस दैट इज एस, या ई इंटू एस। तो टोटल फाई इजकल टू ई इंटू कितना? एस। एस क्या हुआ? पूरा कर्व का, पूरा सरफेस का एरिया। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ई इंटू कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन एक्सप्रेशन बताओ। आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही था ना? यही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो अब इसकी वैल्यू अगर अपन लोग यहाँ डाल दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो करके 5 की वैल्यू क्यू अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है ना? करेक्ट, यही कह रहा है ना? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या? गॉस थ्योरम। अगर तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अब हम लोग देखेंगे, और गॉस थ्योरम को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसका कैसे एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, पहला एप्लीकेशन जो देखने जा रहे हैं, है ना, क्या वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely long charged conductor। ठीक, ओके। कोई इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत लंबा। मैथ में इनफाइनाइट की बात अगर हम करते हैं तो उसका मतलब वो पूरा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तक हम जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद करोड़ अरब खरब जितना आगे बढ़ जाते हैं, जो आखिरी नंबर हो सकता है उसको हम लोग इनफाइनाइट करते हैं। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, when we are talking about infinite, it is a comparative value। जैसे 1 सेंटीमीटर कंपेरिजन में 10 मीटर, as compared to 1 सेंटीमीटर 10 मीटर will be what? Infinite। 10 मीटर यहाँ से वहाँ तक होगा, 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा उसके लिए? इनफाइनाइट। कंपेरेटिवली वेरी 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 लार्ज इज व्हाट, है ना, वो रिलेटिव हो जाता है, है ना, वो रिलेटिव हो जाता है। ओके, तो अक्सर बहुत छोटी छोटी बातें होती है फिजिक्स में, लेकिन इसको बच्चे या टीचर कुछ जानकारी नहीं होती है, उसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। चलिए, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, मतलब कि जो डिस्टेंस अपन लोग लेने वाले हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, उसके कंपैरिजन में ये लंबाई बहुत है। जैसे यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं,
इस P पॉइंट पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सेंटर से P का, ये जो कोई भी डिस्टेंस R मान के चलिए, ठीक है, ये R डिस्टेंस के कंपेरिजन में ये काफ़ी बड़ा है। ये अपन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें लेके चलते हैं लेट चार्ज डेंसिटी। कौन सी चार्ज डेंसिटी बनेगी इसमें? अभी मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था, इसमें लाइन है, कौन सी चार्ज डेंसिटी बनेगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा कितना? Q/L लेंगे। अब L लेंगे तो L लेंथ का एक क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, एक इमेजिनरी सिलेंडर। कैसा सिलेंडर? इमेजिनरी सिलेंडर, जो इंक्लूड कर रहा हो किसको? जो इंक्लूड कर रहा हो किसको? पॉइंट P को ऑन इट्स सरफेस, विच इज इंक्लूडिंग पॉइंट P ऑन इट्स सरफेस। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं वी आर टेकिंग ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r. We have to obtain the electric field intensity at point P at a distance r from the conductor. Okay, so we are taking a cylindrical Gaussian surface in such a way that the P point lies on the surface of the hypothetical cylinder. वो जो काल्पनिक सिलेंडर हम बना रहे हैं उसके सरफेस पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर बना रहे हैं, वो भी किस लेंथ का भैया? जो यहाँ L लेंथ की चर्चा किए थे ना, उसी L लेंथ की हाइट हो जाएगी। एक्चुअली सिलेंडर का तो ये चीज़ क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है, ठीक। निकालना था P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन बना लिए एक तो हाइपोथेटिकल सरफेस इंक्लूडिंग द P पॉइंट, एंड उसको हम लोग कह रहे हैं इट इज़ ए गॉसियन सरफेस। जब भी गॉसियन सरफेस की बात आएगी तब हम लोग समझ जाएंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस को जो सिमेट्रिक इन नेचर हो, मतलब एक जैसा हो, इन्हें कि इधर कुछ बना लिया उधर कुछ बना लिया, तो रेगुलर फिगर हो, असिमेट्रिक हो, है ना, सिमेट्रिक। तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिए और ये पॉइंट P ले लिए, ताकि हम लोग इसमें क्या कर सकें, गॉस थ्योरम को अप्लाई कर सकें। This is the surface S1 and this is the direction of electric field, isn't it? ऊपर का सरफेस है, डायरेक्शन ऊपर होगा। मैं बता चुका हूँ कई क्लास में कि कोई भी एरिया लेते हैं, एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन होगा, ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन होगा, है ना, करेक्ट। तो इस सरफेस का अपने ऊपर, ओके, S2 इधर, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये है S3, ये है S3 कर्व सरफेस एरिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में। टेकन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of radius r which includes P point, जो P point को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं S1 is perpendicular to E and S2 is also perpendicular to E। ये सरफेस S1 भी परपेंडिकुलर है, ये सरफेस S2 भी क्या है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जो ये फार्मूला होता है फाई निकालने का E डॉट S में, तो ये अगर E S cos थीटा लिखेंगे और E S cos थीटा यानी कि 90 डिग्री, थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा, तो थीटा अगर ये 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू 0, तो ये ऐसे में E S इंटू 0 दैट इज 0, तो फाई की वैल्यू 0। ये समझाने के लिए था, किसके लिए था, समझाने के लिए। ये आपके डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं है ना। S1 परपेंडिकुलर टू E एंड S2 परपेंडिकुलर टू E implies no flux
passes out from सर्कुलर रीजन, ऊपर सर्कल है नीचे सर्कल है ना, S1 एंड S2, S1 S2 से कोई क्या हो रहा है, फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, तो किससे होगा? सो नेट फ्लक्स बाई S3, जो भी पास होगा वो किससे होगा? S3 से होगा। तो फाई टोटल कितना होगा? E डॉट S3 की बात करेंगे तो E S3 कॉस 0, क्यों 0? दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, कॉस 0 दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो फाई इक्वल्स टू E S3 कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बोलेंगे व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? बोलिए, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? पाई स्क्वायर तो सर्कल का होता है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई, सही है, बिल्कुल सही है, 2 पाई आर और एल। एच होता है लेकिन यहाँ पे एल लिए हुए है ना, एच होता है ना। अब ये चीज़ तुम लोग ये रटे हो तो गलत किए, क्योंकि एक सिलेंडर हॉलो सिलेंडर लीजिए है ना, कहीं से उसको काट दीजिए, किसी जगह से काट दीजिए। ये था आपका हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और इसको आप लोगों ने क्या किया, कहीं से काट दिया। अच्छा, ये जो पूरा लेंथ होगा वो कितना होगा? 2 पाई आर होगा। इसको काट कर सीट को खोल दीजिए, सीट का क्या कर दिया, खोल दिया, ठीक, आपने खोल दिया। तो ये जो खुला यही है, ये 2 पाई आर हो गया, ठीक है। और ये था एच हाइट, तो ये है एच हाइट। एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एच, कितना होगा? 2 पाई आर एच। तो किसी भी फार्मूला को लेने के पीछे अगर यदि आपने उसका रीज़न समझा होता, रीज़न आपने समझा होता या कोई समझाया होता, तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलिए, तो 2 पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया फाई, ठीक। बाय गॉसेस थ्योरम, गॉस क्या कहता है? गॉस क्या कहता है? गॉस कहता है कि फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए। तो अगर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होनी चाहिए तो दोनों कंपेयर कर लेते हैं। तो E इंटू 2 पाई आर एल इजकल टू Q बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट, बाकी सबको इधर ले जाइए। तो E इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ दे दीजिए, ठीक है। Q अपॉन कितना, आर एल आएगा, है ना, आर और क्या आएगा, एल आने वाला है। अब यहाँ से देखिए, अच्छा ये Q बराबर लैम्डा लेंगे, लैम्डा जो कि Q बाई एल होता है, तो Q बराबर लैम्डा एल लेंगे ना। चलिए, तो यहाँ Q के बदले क्या डालें, लैम्डा एल, और नीचे आर एल, एल एल कैंसिल, तो E इजकल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर एट नियर बाई पॉइंट, एट नियर बाई पॉइंट, पास के किसी पॉइंट, ये नहीं कि यहाँ से बहुत 1 किलोमीटर दूर, एट नियर बाई पॉइंट। इसमें अगर यदि कोई करेक्शन करना चाहे तो नियर बाई पॉइंट्स को हम लोग डाल सकते हैं। अच्छा देखो, फाइनल एक्सप्रेशन में लेंथ का कोई जिक्र बचा नहीं बचा, तो अब हमने कितना लंबा लिया इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, करेक्ट है ना। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग होगा तो कोई भी लेंथ लेकर के हम लेंगे तो आंसर वही आएगा। ओके, चलिए, तो इसको इनको नोट करना है, नोट कर डालिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग एप्लीकेशन जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, का मतलब लेंथ में, इनफाइनाइट डायमेंशन का मतलब लेंथ पर, माने प्लेन शीट हो जिसका लेंथ भी इनफाइनाइट हो और ब्रेड्थ भी इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो ऐसे में एक प्लेन शीट हम लोग ले रहे हैं,
इनफाइनाइट डायमेंशन के। अब इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए बहुत बड़ा तो इस बोर्ड पर बनाएंगे नहीं, जितना अपने औकात है उतने में रहेंगे। 33 पाव पसार ये थी लंबी चादर, है ना, इतना ही पाव पसार सकते हैं जितना चादर है। इसमें चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। तो चार्ज हैज़ बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ओके। वी आर टेकिंग ए एरिया अंडर कंसिडरेशन, इसका ए एरिया कंसिडरेशन में ले रहे हैं और ले करके यहाँ भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, दोनों साइड ले रहे हैं। यहाँ भी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, दोनों साइड ले रहे हैं, चूँकि दोनों साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। ये सीट है, प्लेन सीट है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर भी फ्लक्स निकलेगा और इधर भी क्या होगा, फ्लक्स निकलेगा, दोनों साइड निकलेगा। इसलिए दोनों साइड एक्सटेंड किए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को। ये है S1 पैरेलल टू E1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेगा, इधर में ऐसे निकलेगा, E1 नहीं E। ये है S2, ठीक है, और ये है कर्व से सरफेस एरिया S3, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। तो लेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या लिया करते थे, सिग्मा Q अपॉन A। तो Q इक्वल टू सिग्मा A। यहाँ इसकी जो लास्ट में नहीं होता है, वो छौंक लगाते हैं सब्जी में, तो बना कर रख लिए, है ना, ओके। अब एन सर्कुलर एरिया ए इज टेकन, एक सर्कुलर एरिया ले लेते हैं, enclosing it, okay, a cylindrical Gaussian surface is taken as shown in diagram, as shown in diagram, ठीक है, ओके, जैसा कि डायग्राम में हम लोग दिखा रहे। तो अब बात उठेगी कौन परपेंडिकुलर है, S3 परपेंडिकुलर टू E है, इम्प्लाइज नो फ्लक्स थ्रू व्हाट, S3 से कोई फ्लक्स पास आउट नहीं होगा, पास आउट होगा या S1 से और S2 से, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स फाई ES1 प्लस कितना ES2, ये होगा। थीटा 0 डिग्री है, यहाँ कंसिडरेशन, यहाँ भी 0 होगा, इधर भी 0 होगा, तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कहानी, अब कहानी ये है कि फाई इक्वल्स टू ES1, ए एरिया अगर ये है तो ये एरिया भी कितना होगा, ए एरिया ये है तो ये भी एरिया कितना होगा, ए। तो फाई इक्वल्स टू EA, मतलब EA प्लस EA दैट इज 2EA, ये होगा, है ना, ये होगा। तो अगर ये होगा तो फाई अब जरा सा बाय गॉस थ्योरम आ जाइए, गॉस थ्योरम आ जाइए। तो फाई इक्वल्स टू कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। तो फाई के बदले क्या डाल दिया जाए, 2EA इक्वल टू Q अपॉन कितना, एप्सिलॉन, E इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब Q बराबर सिग्मा A कितना हो गया, निपट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसमें पाई नहीं है, क्या नहीं है, पाई नहीं, डिस्टेंस भी नहीं है, ओके।
तो E डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। सिलेंडर वाले में अभी तो जो लाइन वाले में तो आ रहा था नीचे ना, अभी जो हम लोग निकाले थे उसमें क्या आ गया था, E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, यानी E प्रोपोर्शनल टू 1/r था। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, इसमें तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वैसा यहाँ होगा वैसा ही यहाँ होगा, सगरे क्या होगा, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। करेक्ट, एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अराउंड व्हाट, प्लेन सीट। ओके, कैसा होगा, यूनिफॉर्म, एक जैसा होगा। चलिए 2 बातें और देखते हैं हम लोग, कुछ नोट करने लायक बात। क्या नोट करने लायक बात है, इसी बोर्ड में देख लेते हैं, है ना। वो नोट करने लायक बात क्या होगी, अगर हम अपन 2 ऐसे चार्ज सीट, एक पॉजिटिव और दूसरा भी क्या पॉजिटिव ले लें, क्या उम्मीद करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। 2 ठो ऐसा ही रख लें, 2 ऐसा ही रख लें, तो अंदर के किसी पॉइंट में ए प्लेट ये है, बी प्लेट ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और बी वाले का किधर होगा, इधर होगा। तो आज जो होगा कितना बराबर, और जितना ये करेगा इसमें इसका भी सिग्मा डेंसिटी, इसका भी सिग्मा डेंसिटी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसका ये भी उतना ही। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ठीक है, अगर बाहर जाते हैं ए का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और बी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, डबल हो जाएगा। तो यहाँ बाहर का आउटसाइड का, ये इनसाइड की बात कर रहे थे, आउटसाइड का डबल ऑफ इतना, तो 2 × सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बच्चा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मार्क 2 कट जाएगा। और अगर एक प्लस और एक माइनस रखे, तब एक प्लस वाला रखें और एक माइनस वाला रखें, तो जरा देखना, ए प्लेट है, बी प्लेट है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट अंदर की तरफ लेते हैं, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, माइनस प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, दोनों का सेम हो जाएगा। फील्ड का डायरेक्शन उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माइनस के कारण अंदर की तरफ होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो ई इनसाइड इधर में डबल होगा, अंदर में डबल होगा, तो ई इनसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड की बात करें तो प्लस के कारण बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ, आउटसाइड में कितना हो जाएगा, 0। तो दोनों प्लस हो तो इनसाइड 0, आउटसाइड डबल, एक प्लस और एक माइनस हो तो इनसाइड डबल, आउटसाइड 0। ठीक है, हो गई बात। चलिए, तो ये आज का लास्ट टॉपिक ही रखेंगे, काहे कि आज ट्यूशन हम लोग लेट स्टार्ट किए थे। इसको जिनको नोट करना है नोट कीजिए, और जिनको नोट नहीं करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, हाँ, यूट्यूब से अपना चलाएं, चला करके देख ले। हाँ, इसी में जो जिन लोगों के पास उसका नहीं है, क्या बोलते हैं, अरे वो चैनल का हमारा, वो ये लिख लें, फिजिक्स फंडामेंटल फंडामेंटल 961 @फिजिक्स फंडामेंटल 961, ये हो जाएगा, इससे सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए।